मनी क्रिएशन। ये कस्टमर है, इसने आईसीआईसीआई बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा और इसने बैंक में डिपॉजिट करे 10 लाख अपने सेविंग अकाउंट। ये एक पर्सन और है, इसने भी आईसीआईसीआई में खाता खुलवाया, लेकिन इसने एफडी का खाता खुलवाया और इसने जमा करे 25 लाख। क्लियर? आज के टाइम पे देखोगे तो बैंक के पास टोटल 35 लाख रुपए का डिपॉजिट, टोटल 35 लाख रुपीज का डिपॉजिट। जिन लोगों ने पैसा डाला है वो या तो एटीएम के थ्रू या तो चेक के थ्रू, आजकल एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई पेमेंट्स भी चलने लगी हैं, तो दिस कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल कि भाई एटीएम के थ्रू, सॉरी एटीएम तो हो गया, यूपीआई के थ्रू, फोन पे यूपीआई है ना, एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू है ना, और भी वगैरह वगैरह होती है। इन 3 तरीकों से इस बैंक से पैसा निकाल। लेकिन ये कहा है कि जो इन 2 लोगों ने, एक ने 10 लाख और एक ने 25 लाख जमा करे, ये लोग बहुत ही ज्यादा रेयर केस में, बहुत ही ज्यादा रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि दोनों लोग एक साथ आकर पूरा पैसा निकाल के चले। निकालेंगे शायद दोनों साथ भी आएंगे, लेकिन 10 लाख वाला 1 लाख रुपए निकाले, 25 लाख रुपीज वाला 2 लाख रुपए निकाले। बहुत ही ज्यादा रेयर केस में, मतलब दिस वाज द एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पे बैंक के सारे कस्टमर्स एक साथ बैंक से पैसा निकाल। दिस इज द रेयरेस्ट केस, कभी हो जाए तो बहुत बड़ी बात, आज तक तो नहीं सुना। तो बैंक ये सोचता है कि ये 35 लाख रुपीस जो हम कस्टमर्स के बिहाफ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं, इसके बदले में हमें कुछ मिल तो है नहीं रहा। 35 लाख सेफ्टी से रखो, इन लोगों को सर्विस भी दो, एटीएम की, चेक की, यूपीआई की, सारी सर्विसेज भी दे रहे हैं, फिर भी कहीं कुछ नहीं कमा पा रहे। तो बैंक तो प्रॉफिट के लिए खुलता है, कुछ तो करना पड़ेगा 35 लाख का। तो बैंक फाइनली सोचता है कि इस 35 लाख रुपए को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या कमाएंगे? या तो हम कमाएंगे इंटरेस्ट, या तो कमाएंगे डिविडेंड, शायद रॉयल्टी कमाएं, है ना, टाइप ऑफ रेंट, लीज कमाएं, लीज से पैसा कमाएं, XYZ, बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। या फिर कैपिटल इनकम भी कमा सकते हैं, शेयर्स खरीद के बेच दो, बिल्डिंग खरीद के बेच दो। तो बैंक क्या करेगा? हमारे पैसे को चैनलाइज कर। तो आरबीआई ने कहा कि बैंक, अगर तुमने अपने 35 लाख रुपीस जो कुल मिला के बैंक में तुम्हारे पास पैसा है, तुमने अगर अपने सारे के सारे पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, पूरे पैसे जितने आपके बैंक में थे सभी कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और गलती से एक कस्टमर आ गया और उसने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो कहां से दो? तो बैंक बोलता, हाँ यार ये बात तो सही, क्योंकि बैंक एक ऐसी जगह है, उसके पास अगर पैसे कम पड़ जाए तो वो 15 मिनट में करोड़ों की जुगाड़ कर सकता है। आरबीआई से लोन ले सकता है, दूसरे बैंक से लोन ले सकता है, मार्केट से ले सकता है, कंपनियों से ले सकता है, गवर्नमेंट से ले सकता है, किसी से भी ले सकता है 15 मिनट। लेकिन कस्टमर क्या 15 मिनट रुकेगा आपके लिए? ये तो मैंने वो सिचुएशन बता दी कि कोई पर्सन बैंक में एफडी तोड़वाने आ गया, तो आप ठीक है एक आध दिन उसको
लटका सकते हो, लेकिन मैं एटीएम से अगर पैसा निकाल रहा हूँ और बैंक ने तो पैसा जमा ही नहीं है, बैंक ने तो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या वो इंसान 1 घंटा रुकेगा एटीएम के वहां? मुझे यूपीआई से पेमेंट करनी है, एनईएफटी आरटीजीएस करना है, तब तो कस्टमर को रोक नहीं पाओगे। तो आरबीआई ने कहा कि बैंक डिपॉजिट पैसा जो है आपके पास, उस डिपॉजिट पैसे में से आप सबसे पहले एक काम करो, कुछ इन्वेस्टमेंट करो और थोड़ा सा पैसा आप अपने पास बचा कर रखो, जिसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, जो कि बैंक को अपने पास डिपॉजिट करना पड़ता है। क्यों सर? किसी एक्सट्रीम सिचुएशन पे अगर कोई पर्सन आ गया और आकर पैसा मांग लिया तो फिर कहां से दे? तो एक लीगल रिजर्व रेशियो या फिर सॉरी LRR होगा, है ना, लीगल रिजर्व रेशियो, LLR लिख दिया जाता है। और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, कि कितना कैश आपको बैंक में मेंटेन करना है। क्लियर? सो दिस इज द रीजन व्हाई बैंक डू नॉट मेक 100% इन्वेस्टमेंट। बैंक हमेशा सोचता है कि भाई मन तो हर बैंक का होता होगा, 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं, 1000 करोड़ से भी ज्यादा ही होते होंगे, एक काम करता हूँ सबको चैनलाइज कर देता हूँ मार्केट में। लेकिन बैंक रुक जाता है, 1000 करोड़ नहीं तो 800 करोड़ कर दो, 200 करोड़ अपने पास रखो ताकि कोई आना जाए। सो इन दैट सिचुएशन आप क्या करते हो, थोड़ा सा पैसा अपने पास बचा। क्लियर? तो अब देखो, मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन में लिखा क्या है, अब डिस्कस करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, commercial bank are able to create credit which is far exceeds of initial or primary deposits. This process can be better understood by making two assumptions. The entire commercial banking system is one unit, is termed as banks. All receipts and payment in economy are routed through checks, and all receipts are deposited in the bank. The deposits held by bank are used to giving loans. However, bank cannot use the whole of the deposit for lending. It is legally compulsory for the bank to keep a certain minimum fraction of their deposits as reserve. Reserve yani gullak. The fraction is called legal reserve ratio or reserve deposit ratio or reserve ratio, and fixed by the central bank. Bank do not keep 100% reserve against the deposit. They keep reserve only to the extent indicated by the central bank. Clear? So, what is money creation? Sir, customers जो होते हैं वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। बैंक जो होता है इतनी सारी सर्विस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है आपको, तो खुद भी तो कमाएगा। तो आपका पैसा जो बैंक में रखा है उसको बैंक चैनलाइज कर देता है, कहाँ पे? मार्केट। मार्केट में वो बैंक अपने पैसों से, पब्लिक के पैसों से बहुत प्रॉफिट कमाता है, लेकिन पैसा तो बहुत सारा है, क्या पूरा चैनलाइज कर सकते हैं? पूरा डिपॉजिट आप मार्केट में यूज कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक साथ सारे लोग आ गए, मतलब एक साथ सारे लोग तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर 2-4 लोग भी आ गए तो उनको पेमेंट कहां से दोगे? तो इसके लिए आपको एक लीगल रिजर्व रेशियो बनाना पड़ता है। उसका मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट, सब मैक्सिमम रेट तो कुछ होता नहीं है ऑल्दो, मिनिमम रेट कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब वो आरबीआई के पास रखते हैं? नहीं, जो लीगल रिजर्व रेशियो है या जो रिजर्व डिपॉजिट है या कैश रिजर्व रेशियो, ये हम लोग अपने पास, बैंक अपने पास रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि अगर कोई भी एक कस्टमर ने आकर पेमेंट मांग ली तो वो बैंक पैसा कहां से लाएगा? तो आरबीआई कहता है आप 100% पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। डिपॉजिट का थोड़ा बहुत हिस्सा आपको अपने खुद के पास, बैंक को अपने खुद के पास बचा के रखना पड़ेगा,
जो भी रेट होगा एलएलआर का वो कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इससे कम लीगल रिजर्व रेशियो आप नहीं रख सकते, इतना आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये पैसा बैंक अपने पास रखता है और रीजन क्या है कि अगर कोई डिपॉजिटर पैसा निकालने आ गया तो एटलीस्ट आपके पास इतना पैसा तो रहे, बाकी पैसा बैंक मार्केट में चैनलाइज कर देता है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक पॉइंट, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो लिख लो। डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक, आरबीआई, बैंक डू नॉट lend 100% of the deposit as reserve। लिख लिया? लिख लो पहले। चलो देखो, आगे करूं? अब दूसरा क्वेश्चन आया मेरे पास। Why we maintain only a fraction of deposit as कैश रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रेशियो? ये क्वेश्चन आया कि सर ऐसा क्यों होता है कि 100 रुपए अगर बैंक के पास आया तो बैंक 100 रुपए में से 90 रुपीज लैंड कर देता है और 10 रुपए ही अपने पास बचा के रखता है। ऐसा क्या होता है? मतलब ये लोग हमसे रीजन पूछना चाह रहे हैं कि ऊपर आपने जो बातें कही है ना कि टोटल 100% डिपॉजिट भी नहीं रखना है, 100% लोन भी नहीं बांटना है, तो रिजर्व हम लोग छोटा सा ही क्यों रख रहे हैं? रिजर्व कम से कम 70-80% का होना चाहिए, छोटा सा रिजर्व क्यों रख रहे हैं? 20% का, 15% का। देखो अपन सर्च करते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ये तो रेपो रेट है। व्हाट इज ईयर रेशियो ऑफ आरबीआई? आज के टाइम पे रिजर्व रेशियो CRR 4%, मतलब डिपॉजिट का सिर्फ 4% आपको कैश में, 96% चैनलाइज। SLR इज अ डिफरेंट, जो रिजर्व बैंक के पास जमा है, ठीक है, स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व। अच्छा, आ जाओ। तो देखो, ये कहा गया कि सर बैंक जो है वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों मेंटेन करता है, क्यों नहीं वो 70-80% पैसे को मेंटेन करता है? मतलब अगर बैंक के पास अगर बैंक के पास टोटल डिपॉजिट देखें, अगर बैंक के पास टोटल डिपॉजिट देखें 200 करोड़ रुपए का है, तो बैंक 200 करोड़ में से
10 तो कम हो जाएगा, 20 करोड़ लीगल रिजर्व रेशियो बना रहा है और 180 करोड़ क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। लीगल रिजर्व रेशियो LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो, इसका मतलब क्या है, इतनी देर से अपन इसका मतलब ही पढ़ते सर वो ये पूछने जा रहा है जैसे कंफ्यूजन है कि आरबीआई में कौन सा रिजर्व लगता है, एसएलआर लगता है, ये तो मैंने अभी डिस्कस नहीं करा, अपन लोग क्यों सोच रहे हैं, ये तो तुम सोच रहे हो। सर मैं समझ गया, मैं क्या बोलूंगा, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, जो कौन मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करता है। क्यों करता है, क्योंकि बैंक अपना 100% पैसा मार्केट में चैनलाइज नहीं कर सकता, इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि RBI उससे कहता है कि बैंक तुम्हें इतना परसेंट अपने पास जेब में अपनी गुल्लक में रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आ गया पैसे मांगने, कहां से दोगे, क्योंकि आपने पूरे पैसे को तो क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पैसा मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने, बाकी का पैसा आप बढ़िया मार्केट में जिसको इन्वेस्ट बांटना है बांटो, लोन दो कंपनियों को जो देना है, लेकिन कुछ परसेंटेज आपको रखना। तो जो परसेंटेज आप बैंक में अपने पास मतलब कौन, जो पैसा बैंक अपने पास रख रहा है, क्यों रख रहा है, ताकि अगर कोई कस्टमर आ गया तो उसको लौटा देंगे, तो वो पैसा क्या कहलाता है, लीगल रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, यही तो बता रहा हूं सबसे। चल, सो टोटल डिपॉजिट का 20 करोड़ रुपए मैंने लीगल रिजर्व रेशियो बना दिया और 180 का इन्वेस्टमेंट कर। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर आपने 1/10 हिस्सा, 10 में से एक हिस्सा आपने लीगल रिजर्व का बनाया और 9/10 हिस्सा आपने मार्केट में बेच दिया। मतलब एक पिज्जा के अगर 10 स्लाइस होते तो एक पिज्जा आपने बचा के रखा और 9 बेच दिए, 9 को किसी और को दे दिया, तो एक क्यों बचाया, तो इसका रीजन है, इसका रीजन लिखो, रीजन all depositors do not withdraw money at the same time। दूसरी बात, कस्टमर, ये यू है और ये ओ है ना, कस्टमर किसका, कस्टमर डू नॉट विड्रॉ ऑल मनी डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट। इसलिए देयर इज constant flow of new deposit। So sir, these are the reasons why bank only keep 1/10 or less than 1/10 or more than 1/10 amount as legal reserve ratio, because all the customers do not withdraw money at the same time। Constant flow of new deposits, क्या होता है ना कि सारे ही डिपॉजिटर्स, अगर एक बैंक में 100 लोग हैं, 100 कस्टमर्स हैं, तो सारे ही लोग
एक साथ सारे लोग मतलब जितने भी डिपॉजिटर हैं वो एक साथ बैंक में आकर पूरा पैसा नहीं निकाले। 100 लोगों में से एक दिन पैसा निकालने 10 लोग आए, दूसरे दिन 15 लोग भी आ सकते हैं, तीसरे दिन 20 लोग भी आ सकते हैं, चौथे दिन शायद 25 लोग आए, पांचवें दिन शायद 30 लोग आए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 लोग एक साथ बैंक में आकर बोल रहे हैं हमारा पैसा, कभी नहीं होगा। आधा पैसा निकालने भी नहीं आएंगे। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा 100 लोग आ भी गए तो पूरा पैसा निकालने नहीं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि 100 के 100 लोग एक साथ नहीं आए, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है अगर 100 लोग आ भी जाते हैं ना एक साथ तो पूरा का पूरा पैसा नहीं निकालेंगे। मतलब खाते में अगर 25,000 रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, 10 लाख हैं, तो पूरे 10 लाख में के 10 लाख नहीं निकालेंगे। 10 लाख में से शायद 1 लाख निकालें, 10 लाख में से 6 लाख निकालें, 10 लाख में से 9 लाख भी निकालें। कैश निकालो ना, बैंक जाओगे 1 करोड़ रुपए जमा है तो 1 करोड़ निकालो, लेकिन जाना पड़ेगा उसके लिए बैंक। अगर आप एटीएम से निकालोगे तो उसकी बात अलग होती है, फिर ना चेक की बात अलग होती है, उनमें लिमिट होती है। मैं खुद खड़ा हूँ, मेरा पैसा जितना होगा उतना दूंगा वापस, ये नहीं है जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, जाना पड़ेगा बस बैंक, ये रहता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है कि सारे डिपॉजिटर एक साथ तो बैंक आएंगे नहीं, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर सारे लोग एक साथ आ भी गए बाई चांस तो वो अपना पूरा पैसा नहीं निकालेंगे, जितना जमा है उतना नहीं निकालेंगे। कुछ लोग पूरा निकाल लेंगे लेकिन 100 के 100 लोग पूरा नहीं निकालेंगे, बैंक की धज्जियां उड़ जाएंगे अगर ऐसा हो। तीसरा, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स। अगर 30 जने बैंक से पैसा निकालने आएंगे ना तो कम से कम 15 जने जो है ना वो जमा करने भी आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 100 लोग पैसा निकालने आ गए और जमा करने कोई भी नहीं आए। अगर 100 लोग निकालने आए हैं तो कम से कम 50 लोग जमा भी करेंगे, तो वो साइकिल चलती रहती है। क्या है देखो, बैलेंस बनना रहता है। ये है बैंक का एक लॉकर, अभी जिसमें पड़े हैं 200 करोड़ रुपए, बाकी तो इन्वेस्ट कर दिए। अब क्या हुआ, यहां से लोगों ने पैसा विड्रॉ करा, कितना पैसा विड्रॉ करा आज की तारीख में 320 करोड़ रुपए विड्रॉ करा। सर पैसा कम पड़ गया, लेकिन उसी दिन शायद 150 करोड़ का डिपॉजिट हुआ, तो 200 में 150 और ऐड हो गए, 350 हो गए, और 320 निकल गए, 30 करोड़ का डिपॉजिट बचा। सुबह बैंक फटाफट सीआरआर को मेंटेन करेगा, वापस 200 करोड़ कर लेगा, मतलब 170 करोड़ कहीं से लोन लेगा, कहीं से उधार लेगा, आरबीआई से मंगवाएगा, वापस 200 करेगा। फिर दूसरे दिन 320 लोग निकालने आ जाएंगे पैसा, लेकिन वही 150 या 200 लोग डाल भी देंगे। और कभी ऐसा होगा जैसे आज क्या हुआ, ज्यादा लोगों ने विड्रॉ करा और कम लोगों ने डिपॉजिट करा। कभी ऐसा भी तो होगा कि ज्यादा लोग डिपॉजिट करें और विड्रॉल कम। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, एक साइकिल चलती रहेगी और बैंक के पास हमेशा क्रेडिट क्रिएशन रहेगा। समझ में आया? क्लियर? चलो अब देखो आगे। अब इसके बाद यहां पे इतना हो गया, अब देखो एक प्रोसेस समझाइए अपनी बुक के हिसाब से, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। कैसे मनी क्रिएट होता है एक बैंक के पास। टेबल देखिए, मिल गई सब लोगों को टेबल। देखो यहाँ पे एक ये कॉलम है, एक कॉलम है अपना डिपॉजिट का, एक कॉलम है लोन का, और एक कॉलम है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है? अब देखो आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई बोल रहा है सर कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है 20%, आपके पास 20% CRR होना चाहिए। तो ये देखो पहला दिन, डे 1, पहले दिन टोटल पैसा डिपॉजिट हुआ 1000,
बैंक इसमें से कितना लोन दे सकता है? अमाउंट करोड़ में है ना, याद रखना। बात अपन ऐसी करेंगे, 1000 कितना करोड़ कितना पैसा लोन दे सकता है? 800, क्योंकि 20% CRR मेंटेन करना है, ये बैंक में जमा हो। दूसरा दिन डे 2, बैंक में आए 800 रुपए का डिपॉजिट। 800 में से अब बैंक कितने पैसे को लोन में कन्वर्ट कर सकता है? 640, 80%, 800 का, सॉरी 800 है ना। अब बचा हुआ क्या करेगा? CRR में डाल देगा अपने गुल्लक में। तीसरे दिन फिर पैसा आया, कितना आया? मान लो 500 रुपीज, मान लो 500 रुपए आया। 500 में से कितना मेंटेन करेगा? 500 में से मेंटेन कितना करेगा? मेंटेन कितना करेगा? मेंटेन करेगा 100 और 400 रुपए का लोन बांट देगा। फिर चौथे दिन 700 रुपीज का 700 का डिपॉजिट आया, कितना मेंटेन करेगा? बताओ। कितना मेंटेन करेगा बोलो? 140, क्या करेगा 140 का? मेंटेन करेगा एज अ कैश रिजर्व रेशियो। और बांटेगा कितना? 140 मेंटेन करेगा, 560 लोन बांटेगा। क्लियर? तो टोटल बैंक के पास कितना पैसा आया? टोटल बैंक के पास कितना पैसा आया? टोटल डिपॉजिट कितना आया 4 दिनों में? 1000, 1800, 2300 और 3000, 3000 करोड़। कितना पैसा बैंक ने लोन दे दिया? 2400। अबे कर दो 3000 का 80% कर दो ना, सीधे सीधे। क्यों एक एक को जोड़ रहे हो? जोड़ना तो सिर्फ इसको था, बस इसका 3000 का 20%, अगर माइनस नहीं करते बंदा हो गया। तो टोटल देखोगे डे 4 के एंड में, डे 4 के एंड में अगर टोटल देखोगे तो बैंक ने 3000 में से 600 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करा है और 2400 रुपए का लोन मार्केट में चैनलाइज कर दिया। समझ में आया? चलो, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएट। इस तरीके से मनी क्रिएट किया जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आ जाओ मनी मल्टीप्लायर। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या लिखा है? 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। जो मैथ्स वाला होगा वो फटाक से इस चीज को क्लिक कर लेगा और बिल्कुल समझ। देख, इसको समझने का एक तरीका और बताता हूं। ऊपर लिखा है 100%, और बताओ लीगल रिजर्व रेशियो कितना परसेंट का? 20%। क्या आंसर आ रहा है? 80%। तो हमारा सर आप पूछ रहे हैं कि मतलब 100% तो 20% जा रहा है, 80% मतलब आएगा। सर कैसे लगेगा? सर 50 आएगा, 5% आएगा। आज 5% आएगा, 5% नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा। परसेंट से परसेंट में तो कैंसिल होगा ना बॉस, तो क्या आएगा? 5 टाइम्स। मुझे लगा माइनस करना। तो इसका साइन माइनस होता है ना, तो डिवाइड, इसका मतलब डिवाइड होता होगा उस हिसाब से, है ना। तो ध्यान कहाँ है अपना? लड़की भी नहीं है इस क्लास में तो कोई जो ध्यान हो। चलो, तो क्या आ गया? 5 टाइम्स। अब एक चीज देखो, ये हो गया, इतना समझ में आया। अब एक काम करो,
तो मैं इसी चीज को सॉल्व करके 100% लाना है वापस। कैसे लाऊंगा? ये जो दिया ना, ये जो सर्कल बनाया मैंने, इसको सॉल्व करके 100 आंसर ला के देखो, इक्वल टू 100% करना। 5 लिखा है ऐसे, इक्वल्स टू 100 लिखा है, और नीचे 20 लिखा है। 100 करना, 20 को उठा के यहाँ पे लिख दो और मल्टीप्लाई, हो गया 100। ठीक है, अब ये फालतू की बातें थी, मेन चीज ये जो अपन ने मनी मल्टीप्लायर लिखा है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपका टोटल डिपॉजिट है ना सर, जो आपका टोटल डिपॉजिट है वो आपके लीगल रिजर्व रेशियो से 5 टाइम ज्यादा है। जो आपका टोटल डिपॉजिट है ना सर, वो आपके लीगल रिजर्व रेशियो से 5 टाइम ज्यादा है। तभी तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 5 टाइम्स। मतलब लीगल रिजर्व रेशियो के मुकाबले, लीगल रिजर्व रेशियो से कंपेयर करोगे किसको? अपने डिपॉजिट को। तो अगर LLR 1 है तो आपका टोटल डिपॉजिट 5 होगा। ठीक है, तो LLR 1 है और टोटल डिपॉजिट 5 है। अब देख सोचो, LLR अगर 100 है तो टोटल डिपॉजिट है, सुनो, अगर आपका LLR 1 है तो आपका टोटल डिपॉजिट कितना होगा? 5। क्यों? क्योंकि LLR के मुकाबले टोटल डिपॉजिट 5 गुना ज्यादा है। अगर LLR 100 है तो टोटल डिपॉजिट कितना होगा? 500 होगा। अगर LLR 200 है तो टोटल डिपॉजिट 1000 वही तो सोच रहा था। अगर LLR 300 है तो टोटल डिपॉजिट 1500। अगर LLR 400 है 2000। अगर LLR 500 है, सॉरी 25, और अगर LLR 600 है तो 3000। अगर LLR 1 है तो वो 5 है। टोटल डिपॉजिट का हिस्सा, एक हिस्सा LLR की तो नहीं समझ। टोटल डिपॉजिट कितना आ गया? कितना आया? हाँ, तो टोटल डिपॉजिट कितना हुआ? तो क्या गलत आया? तो फिर काहे की टेंशन ले जब सही आया तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? तुम्हें देख के मैं टेंशन में आया कि पता नहीं क्या गलत हो गया। चल, क्लियर हुआ? तो अब बताओ मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या हुआ? नहीं जी, जो वैल्यू उसका डबल करना नहीं होता सर। मनी मल्टीप्लायर एक ऐसी चीज है जो हमें ये बताती है कि हमारे LLR के मुकाबले में हमारा टोटल डिपॉजिट कितना ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा। क्योंकि टोटल डिपॉजिट तो हमेशा LLR से ज्यादा ही होगा। तो LLR के मुकाबले आपका टोटल डिपॉजिट कितना है? फिर टोटल डिपॉजिट से अगर आप LLR को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल डिपॉजिट से LLR को माइनस कर दोगे तो सर ये वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू नहीं आएगी, क्या आएगा? क्या बोलेंगे उसको जो वैल्यू आएगी? लोन। LLR का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो अपन ने रिजर्व बना के रखा अपने पास। टोटल डिपॉजिट 3000 था, 600 का रिजर्व बनाया तो 2400 कहाँ गया? मार्केट में लोन बांट दिया ना। तो LLR में से अगर टोटल डिपॉजिट को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? लोन बचेगा जो आपने लोगों को बांट दिया। समझ में आया LLR क्या होता है? पक्का? तो LLR क्या होता है सर? जो रिजर्व हम मेंटेन करके रखते हैं। और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है सर? टोटल कितना डिपॉजिट बैंक के पास आया है
जिसमें से बैंक ने कुछ मेंटेन करा है और बाकी का लोन बांट दिया। जितना मेंटेन करा है वो कैसे निकलेगा, 1/LLR। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम लोग लिखोगे तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 लिखोगे तो नीचे लिखोगे 0.2, तो आएगा आंसर तुम्हारा 5 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है सर, टोटल डिपॉजिट इज 5 टाइम्स ऑफ LLR। क्लियर, जो आपका टोटल डिपॉजिट है वो LLR से 5 गुना ज्यादा। अच्छा, कोई डाउट? पक्का? देखो बुक में एक एग्जांपल दिया है, तुम लोग भी पीछे मिल गया अपन को? नहीं नहीं बेटा, नेक्स्ट पेज पे देखो, इन लोगों ने हमें एक LLR दिया हुआ, लीगल रिजर्व रेशियो। कितना लिखा है बेटा लीगल रिजर्व रेशियो? 12.5। आंसर नहीं देखना, क्वेश्चन देखना। 12.5%, ये LLR। अब अपन को इससे क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना है? टोटल। अरे मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे ना। क्या फॉर्मूला है? 100 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, दोनों में से जो यूज करोगे। अगर 100 लिखोगे तो इजी पड़ेगा, और 1 लिखोगे तो तुम कंफ्यूज होगे कि 1.25 लिखें, 12.5 लिखें, क्या लिखें। ठीक है, इस वजह से 100 मैंने लिखा। चलो अब देखो, 100 अपॉन 2 सेकेंड, 100 अपॉन 12.5 करो मोबाइल से कैलकुलेट, या फिर चाहो तो लिखो 1.120। दोनों को करो, आंसर एक ही आएगा। करो कैलसी पे, अरे कैलकुलेटर पे कर लो फटाफट, अगर बन रहा है। मुझे तो पता है आंसर, तो आंसर तुम्हें ही पता है, बस चेक कर लो, दोनों से चेक, ताकि अपन दोनों यूज कर सकें। क्या आया? सर आ रहा है 1250। सर ये क्या आएगा? 125 क्या आ रहा है? 80 आ रहा है ना, दोनों से, दोनों से देखो। हाँ 12.58 हाँ वही 125 800 हो गया, तो वो कर दो सर। 125 1000 हो गया। हाँ अगर करो तो सही है। ठीक है, 8 आ रहा है, दोनों से 8 आ रहा है। अब 8 क्या आ रहा है? 8 टाइम्स आ रहा है। किसका टाइम? देखो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, टोटल डिपॉजिट इज 8 टाइम्स ऑफ LRR। तो सर टोटल डिपॉजिट जो है वो कितना है? कितना है वही तो निकालना है ना। कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ द इनिशियल डिपॉजिट इज ऑफ 1 करोड़ रुपीज एंड LLR इज 12.5। सुनो, इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1000, और LRR है 12.5, तो कर दो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपका टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 8000। क्लियर? कैसे करा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय। क्लियर हुआ? पक्का? चले आगे। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बस फिर खत्म चैप्टर। चलो सेंट्रल बैंक,
चल, सेंट्रल बैंक लिखा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही लिखा है ना, नहीं तो अपन सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ने लगे। तो चलो, सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक को बोला जाता है अपेक्स बैंक। क्यों? क्योंकि सारे बैंक्स का, इंडिया में जितने बैंक्स हैं सारे बैंक्स के ये पापा होते हैं, क्योंकि जैसा जैसा ये कहते हैं ना, सारे बैंक्स वैसी वैसी बात को फॉलो करते हैं। एक बार अगर इन्होंने बोल दिया कि कल से LLR 80%, तो बैंक को 80% LLR मेंटेन करना पड़ेगा। इन्होंने कहा LLR 0, तो बैंक 0% मेंटेन करेगा। जैसा जैसा सेंट्रल बैंक बोलेगा वैसा वैसा बैंक्स फॉलो करें। फिर भले ही वो बैंक कोई भी बैंक, गवर्नमेंट का बैंक हो, एग्रीकल्चरल बैंक हो, इलेक्ट्रिसिटी का बैंक हो, किसी भी टाइप का बैंक तुम्हें मिल जाए, वो सभी तरह के बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, मतलब अपने सेंट्रल बैंक की बात को नहीं करते। तो सेंट्रल बैंक यानी अपनी कंट्री का अपेक्स बैंक, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अपेक्स बैंक भी कहा जाता है, रिजर्व बैंक भी कहा। सर, इसको अपेक्स बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा बैंक होता है जो दूसरे बैंक को कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है, उनके ऑपरेशन देखता है, उनको डायरेक्शन देता है और पूरा मॉनिटरी स्ट्रक्चर देखता है। इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI को क्या बोला जाता है? अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। क्लियर हुआ? RBI जो है उसी को सेंट्रल बैंक कहते हैं, उसी को अपेक्स बैंक कहते हैं, उसी को रिजर्व बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक तो नाम ही है। तो कोई भी ऐसा बैंक, कोई भी नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे इंडिया का बैंक है, जो दूसरे बैंक्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट करना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाता है, उनके ऑपरेशंस को देखता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा। SBI में फ्रॉड हुआ था, हर्षद मेहता वाला केस, नहीं देखी हर्षद मेहता की मूवी? ठीक है, तो जो केस हुआ था वो RBI पूरा वॉच कर रहे हैं। तो एक एक बैंक क्या स्टेप ले रहा है, कितना CRR मेंटेन कर रहा है, कितना लोन बांट रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, सब कुछ रिजर्व बैंक वॉच करता है। मतलब ऑपरेशंस देखता है दूसरे बैंक के, डायरेक्शन देता है उनको कि तुम्हें किस तरीके से काम करना है, और लास्ट किसी भी कंट्री का मॉनिटरी स्ट्रक्चर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो करवाता है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? अपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक, या फिर रिजर्व बैंक उसका नाम, सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री, या फिर कंट्रीज बैंक, या फिर गवर्नमेंट बैंक, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, बट बेस्ट वर्ड क्या है उसके लिए? सेंट्रल बैंक। बाकी नाम तो है ही RBI, है ना? क्योंकि ये सबके कौन होते हैं? पिताजी होते हैं। जैसा ये बोलते हैं सब बैंक को वैसा ही करना, क्योंकि ये किसी बैंक के बारे में गलत नहीं सोचते, सबकी भलाई करते। क्लियर? तो ये हो गया हमारी सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन। तो लिख लिया अपन लोगों ने? कहाँ तक लिखा अपन ने? कहाँ तक लिखा? लिख लो, उसको भी लिख। सिक्योरिटी तो दो बैंकों में लगा दिया। पापा से पूछे तो उन्होंने ये बताया था उसने सिक्योरिटी तो दो बैंकों में लगा दिया। ये बात है, DR नहीं थे, बैंक रेसिट्स नहीं थी, लूप होल्स जो सरकार ने बनाए थे ना, उससे वो खेल रहा था। सरकार जो नियमों का उल्लंघन करती है ना, उसने उन उल्लंघनों से खेल लिया, समझ, और पैसा कमा लिया, और दुनिया को भी कम बांट दिया।
अरे हर्षद मेहता के टाइम पे भले ही वो कैसा भी हो, कुछ भी किया हो, इन लोगों का पैसा बहुत नहीं डूबा, अमीरों का डूबा, लेकिन जो छोटे छोटे इन्वेस्टर थे ना उनको बहुत मजा आया। उसने जिसने जिसकी बात मान ली, मतलब जिसने उसकी बात मान ली वो चल गया। अपोलो टायर कंपनी कहाँ पहुंच गई अपोलो, हर्षद मेहता। बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत अच्छी। चलो आगे चले, ये हो गए अपना बैंक। अब थोड़ा सा तुम्हारे देखो उसके बारे में दिया है, सेंट्रल बैंक के बारे में। पहली बात, आरबीआई को क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है अपेक्स बैंक बोलते हैं, और चाहो तो इसको ब्रैकेट में क्या लिखा है, सुप्रीम बैंक भी बोल सकते हैं। इसको और भी क्या बोलते हैं, इट इज इंडियाज सेंट्रल बैंक। दो बातें। तीसरी बात है, आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था, 1 डे ऑफ अप्रैल 1935। और आरबीआई एक्ट कब बना था, आरबीआई एक्ट बना था 1934 में। लेकिन आरबीआई काम करना कब से स्टार्ट करा था, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई बन तो 34 में ही गए, लेकिन 1 अप्रैल से चालू हुआ था। सर उसमें भी जॉब मिलती होगी ना लोगों को? क्या जॉब मतलब मिलने के लिए कोई एग्जाम वगैरह होगा ना? सॉरी, आरबीआई में जॉब होता है, मुझे नहीं कोई नॉलेज है इसमें। सर मैं जैसे कोर्स किया है उधर भी मतलब एग्जाम देते हैं ना? होता होगा कुछ ऐसा क्लॉज, मुझे 1% का भी इसमें नॉलेज नहीं कि आरबीआई में नौकरी कैसे, 1% का। बहुत सारी चीजें हैं यार जॉब्स के लिए, अगर तुम लोग देखोगे ना, लोग है ना ऐसे विभागों में नहीं जाते, सॉइल एग्रीकल्चर वाले, बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती है लोगों की। पटवाई में बहुत लोग अप्लाई करते हैं, नहीं होता ऐसा आज तक। चलो, तो ये हो गया आरबीआई के बारे में जो अपनी बुक में दिया। अब अपन को देखना है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे फंक्शंस अपन को डिस्कस करने हैं। ये सारे फंक्शंस जैसे ही अपने फिनिश हो जाए, इसके बाद तुम लोग देखोगे तो अपना टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाए, मतलब फंक्शंस पढ़े और चैप्टर खत्म। ठीक है, तो फंक्शंस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, पहला फंक्शन देखते हैं। करेंसी अथॉरिटी। अगर तुम लोग इंडिया में देखोगे तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर और सिक्कों को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर और सिक्कों को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर और सिक्कों को छोड़कर जितने भी नोट्स होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इश्यू करता है। क्लियर, तो मतलब सिक्के तो आरबीआई इशू नहीं करता, तो जितनी भी कैसी करेंसी होती है, पेपर वाली करेंसी होती है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू करता है। क्लियर, तो ये कहा गया है कि आरबीआई जो है वो सभी तरह की करेंसी इशू करता है, सभी तरह की करेंसी किसको छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर और कॉइन्स को छोड़कर जितनी भी करेंसी होती है वो आरबीआई इशू करता है। तो 1 रुपए के कॉइन और करेंसी, 1 रुपए के नोट और सिक्के कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर, चलो, तो करेंसी अथॉरिटी में क्या बोलेंगे, ऑल पेपर नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट इज, सर अब तो बंद हो गया ना सर ये सब?
issued by Reserve Bank of India. ₹1 note was issued by Ministry of Finance. क्लियर? तो जितनी भी पेपर करेंसी होती है वो कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दूसरी बात आती है इसी चीज में कि सर जब आरबीआई अपने देश के नोट्स इशू कर सकता है तो वो जितना मन चाहे उतने इशू करे ना। ऐसा क्यों होता है कि वो गिनती के गिने चुने लिमिटेड नोट्स इशू ही करता है? क्यों नहीं आरबीआई 19 जितना मन करे उतने नोट छाप दे? पेपर क्या कम पड़ रहा है? बोल रहे हो तो पेपर हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन लोग पेपर बांट देंगे, कोई दिक्कत है क्या? आरबीआई नोट छाप के दे रहा है, ऐसी क्या दिक्कत है आरबीआई को जो नोट नहीं छाप रहा? सर जो सर पूरे मतलब इंडिया का जो भी गोल्ड है उसके हिसाब से वो अपनी करेंसी जो है रेटिंग कर रखी है अपनी वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड बना के। बहुत बढ़िया, क्या करता है? बिल्कुल सर, आरबीआई जो है अगर 1000 करोड़ के नोट प्रिंट कर रहा है तो आरबीआई को उसके अगेंस्ट में 1000 करोड़ के असेट गिरवी रखने पड़ेंगे। असेट्स में गोल्ड भी आएगा, सिल्वर भी आएगा, कॉपर भी आएगा, सिक्योरिटीज भी आएंगी, है ना, कोई पेपर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें बैंक को रखनी पड़ेगी। क्लियर? बैंक आरबीआई को रखनी पड़ेगी और उसी के अगेंस्ट, उसी को दिखाकर वो नोट्स इशू करेगा। ठीक है, मतलब जब कभी कोई मान लो चेकिंग पे आ गया भाई, किसी ने कंप्लेंट वगैरह कर दी कि भैया आरबीआई तो नोट छापे जा रहा है, अगर सर कोई भी कंट्री नोट छाप सकती तो सोचो कितनी अमीर होती, कोई दिक्कत ही नहीं हो, नोट छाप दो। तो इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भले ही नोट्स इशू कर सकती हो ₹1 को छोड़कर, बट उसको नोट्स के अगेंस्ट उतनी ही अमाउंट का असेट्स रखने पड़ते हैं एज द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। क्लियर? इसलिए क्या कहा जाता है कि सर ₹1 का नोट हमारा असेट होता है। ₹1 नोट जो होता है, ₹1 का जो नोट होता है ना, वो हमारा एसेट होता है, असेट होता है। और जितने भी अदर नोट होते हैं, अदर नोट हमारी लाइबिलिटी होते हैं। क्यों? ये देखो ना, इतना खतरनाक चीज तो रखी उसके बदले में मैंने, फ्री में थोड़ी इशू हो गया। क्लियर? सो इस वजह से सर ये कहा गया है कि आरबीआई नोट तो इशू करती है लेकिन लिमिट। चलो, असेट्स में क्या क्या आएंगे समझ गए ना? गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, फॉरेन सिक्योरिटी, दूसरे देश का कुछ खरीदा, ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। अब देखते हैं एडवांटेज क्या है, इस पॉइंट का फायदा क्या है। पहले पॉइंट का एडवांटेज क्या है? पहला, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। एक बहुत अच्छी बात, नोट सप्लाई करने वाली एक अकेली कंट्री, सॉरी, नोट सप्लाई करने वाला एक अकेला बैंक है। तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये पहुंच रहा है कि आरबीआई अपने हिसाब से जिस तरीके से, जिस वे में करेंसी पब्लिश करना चाहे कर सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। दूसरी बात, करेंसी जो होगी वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसी करेंसी प्रिंट होगी। ऐसा नहीं कि यार एक काम करो, अब जो नोट छपेंगे ना उस पर रंग बदल देना, एक काम करो रंग बिरंगा नोट छापो, ये सब बातें नहीं होंगी। आरबीआई अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करेंसी प्रिंट करेगी और मार्केट में भी अपने हिसाब से सर्कुलेट करेगी, मतलब सर्कुलेशन भी यूनिफॉर्म रहेगा। जो नोट आरबीआई छापे लोगों तक भी एक तरीके से पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि यार लाओ 10 का दो, ये वाला 10 का ले जाओ, ऐसा सिस्टम नहीं है। एक प्रॉपर सर्कुलेशन होगा, बैंक से कुछ मंगवाएंगे, बैंक को पैसा देंगे, फिर बैंक अपन लोगों में बांटेगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलेशन। सेकंड पॉइंट, इन्फ्लुएंस मनी
सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 5 फंक्शन में से एक फंक्शन मनी सप्लाई भी होता है। तो मनी सप्लाई बढ़ा भी सकता है आरबीआई नोट छापकर, और कम भी कर सकता है। ठीक है, अगर नोट नहीं छापेगा तो मनी सप्लाई कम ही रहेगा, और बढ़ाना होगा तो नोट छाप देगा। क्लियर? तो मनी सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस करता है मनी क्रिएशन। कैसे? पैसों की जरूरत है, छाप दो। पता है, समझ गया मैं। वही ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एसएलआर, इंटरेस्ट रेट्स, मतलब वो बढ़ाया जाए, इंटरेस्ट बढ़ाया हाँ जाए। वही। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है वो टॉपिक पढ़ने की। अब इसके बाद वही पढ़ेंगे, और एक दिन और रुक जाओ, इसलिए एक क्लास और मांगी, नहीं तो आज ही खत्म होता था। ये कुछ नहीं है, बैंकर सुपरविजन, इसमें कुछ नहीं। मेन टॉपिक इसमें है कंट्रोलर ऑफ मनी, क्रेडिट एंड सप्लाई, जो एग्जाम में अलग से पूछ सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। चलो थर्ड, it enable government to have supervision and control over the central bank with respect to issue। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का आई कैपिटल बनाना, has control over आरबीआई। भाई आरबीआई किसका बैंक है? सरकार का ही बैंक है ना। तो सरकार जब चाहे आरबीआई को नोट छापने से मना कर सकती है और बोल सकती है। सरकार ने बोला था तो नोट बंद भी तो हो गए थे, तो सरकार बोलेगी नोट छपेंगे, क्योंकि सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी देश चला रही है, देश को सरकार चला रही है। और आरबीआई भी किसकी? सरकार की तो एक बॉडी है, सरकार की बॉडी का एक हिस्सा है ना। तो आरबीआई को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक ट्रस्ट ऑन आरबीआई करेंसी। अपन लोग इतने बेवकूफ हैं, अगर किसी नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, अपन उसको देखकर जेब में रख लें। हर नोट को अपन देखकर ये नहीं करेंगे कि नहीं यार ये ऐसा ही है, ऐसा है ना। वो इशू करेगा भाई, 10 का नोट भी देगा तो थोड़ी मैं गिनूंगा। 10 का नोट चेक करूंगा मैं, 10 का नोट चेक करेंगे? 10 का नोट कौन चेक करता है? 10 का नोट, प्रैक्टिकल बातें करो, प्रैक्टिकल। 100 का नोट भी इंसान देखता है एक बार, बहुत किस्मत से। 500 का नोट, 2000 का नोट हर इंसान देखता है, एक एक नोट देखता है, लेकिन गड्डी में तो वो भी नहीं देखता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट्स पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, बहुत किस्मत से उनको लगता है कि ये नकली है और ये असली है, बहुत किस्मत से। अदरवाइज देखो, अब मैं ये बात तो कही कि तुम चूरन के नोट्स को निकाल कर ले आओ और मुझसे कहो कि ये नकली और असली है और हम ऐसे ही रख लेंगे। मैं अगर तुम्हें एक नकली नोट और असली नोट दे दूं तो तुम पहचान ही नहीं पाओ। मैं नहीं पहचान पाया कितनी बार, और कितनी बार चल गया नहीं, कोई नहीं पहचान पाता। वही पहचानता है जो खेलता हो पैसों से, खेलता इन द सेंस जिसके पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं और उसके लाखों रुपए आ रहे हैं, वो देख लेता है। अपन कैसे पहचाने? तो पब्लिक का बहुत ट्रस्ट है जिस नोट पे आरबीआई लिखा है ना। अब ये नोट पे आरबीआई लिखा हो और गांधी बना हो, सलमान शाहरुख नहीं, है ना, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट पॉइंट, स्टेबलाइज इंटरनल एंड फॉरेन करेंसी वैल्यू। तुम लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 10 या 11 या 9 में से, तीनों को, इसे चैप्टर नाम देख लेता हूं मैं। कहां गया? 11 चैप्टर 11 जो है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे इंडियन करेंसी के मुकाबले फॉरेन करेंसी कितनी पावरफुल है, फॉरेन करेंसी बढ़ती है तो उस पर इंडिया का क्या फर्क पड़ता है, और इंडियन करेंसी बढ़ती है तो फॉरेन करेंसी पे क्या फर्क पड़ता है। मतलब कुल मिला के तुम लोग ये देखोगे कि इंटरनल करेंसी और फॉरेन करेंसी को स्टेबलाइज कैसे करें। स्टेबलाइज मतलब एक इक्वल वैल्यू पे कैसे। ठीक है, चलो इसके बाद एक टॉपिक और देख लेते हैं बस, देन वी विल एंड द क्लास। सेकंड फंक्शन, है ना, ये समझ लो तुम लोगों को, यहाँ से लाइन कर लेना आगे।
banker to the government. Second point. आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंक. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. राइट नाउ जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा ही देश है, सॉरी हमारा ही स्टेट है, क्योंकि धारा 370 हट गई है. पहले धारा 370 थी इंडिया में, तो जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से अपना नहीं माना जाता था, बट वो बिल हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है. तो इस वजह से आर्टिकल 370 हटने की वजह से जम्मू कश्मीर भी इंडिया का हिस्सा माना जाता है. क्लियर? तो आरबीआई जो है वो सारे बैंक्स का, सारी गवर्नमेंट का, भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन सभी बैंकों का बैंक जो है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि जब जब रिजर्व दूसरे बैंक्स को दूसरे गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई उनको पैसा प्रोवाइड करता है. किसी भी खर्चे के लिए गवर्नमेंट को आरबीआई पैसा प्रोवाइड करता है. फॉरेन एक्सचेंज के लिए, किसी दूसरे देश में पेमेंट करने के लिए आरबीआई आप किसकी? गवर्नमेंट की मदद करता है. तो ये देखा गया है कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को लोन भी देता है, गवर्नमेंट के पैसों का भुगतान भी करता है, गवर्नमेंट का पैसा जमा करके भी रखता है. तो जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है वो आरबीआई का गेट नॉक करती है और आरबीआई सरकार को पैसा पहुंचाता है. और जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो अपना पैसा भी आरबीआई के पास जमा करती है. ऐसा नहीं होगा कि भाई सेंट्रल बैंक का अकाउंट, सेंट्रल बैंक बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला है तो भारत सरकार पैसे निकालने एसबीआई आ रही है. नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जमा होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में. क्लियर? तो वहीं पे पैसा जमा भी करती है, उनसे आरबीआई से लोन भी इशू ले करती है, और गवर्नमेंट को अगर पैसों की जरूरत होती है तो उनको सिक्योरिटी बेचती है. सरकारी प्रॉपर्टी होती है ना, आरबीआई को बेच देती है, आरबीआई उनको पैसा दे देती है, आरबीआई के पास सिक्योरिटी गिरवी भी रख देती है, उससे भी गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है. क्लियर? सो दीज आर दी वेज जिसका एक सरकार, भारत सरकार यूज करती है और आरबीआई से पैसा. क्लियर हुआ? तो चलो यहीं पे अपन लोग रोक रहे हैं आज. कल अपन पढ़ेंगे बैंकर्स एंड बैंक सुपरविजन, money supply and credit control, custodian of foreign exchange. Okay, thank you so much.